अच्छा अच्छा अच्छा, अपडेट क्या डायरेक्शन होगा देखिए। देखिए ये है क्या, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब क्या है? मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, ठीक है ना। एटीट्यूड जैसे नहीं कहा जाता है एटीट्यूड, एटीट्यूड में बदलने का नेचर होता है, एक दिन में नहीं आता है, ठीक है ना। क्लियर? यहाँ क्या है, सबसे पहले इन तथ्यों को जानिए। जैसे दिया है, नैतिकता से संबंधित मनोवृत्ति का अध्ययन मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? मनोविज्ञान, ठीक है ना, साइकोलॉजी पर आधारित, ठीक है ना। क्लियर? दूसरा क्या है, ज्ञान की किसी विद्या शाखा को परिभाषित करना, ठीक है ना, कठिन होता है प्रथम, क्योंकि वह सर्वदा विकसित होता रहता है, ठीक है ना। क्लियर? दूसरा है द्वितीय पक्ष, क्योंकि विषय की जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। ये ओवरऑल जो गाथा लिखी हुई है इसे आप लोग पढ़ते हैं। एक्चुअल में हम लोग आते हैं कि हम लोग एक्चुअल में मनोवृत्ति कहते किसे, ठीक है ना। जो हमको एक आधार अपने दिमाग में बैठाना है उस चीज को समझते हैं। जैसे मनोवृत्ति जो है, सबसे पहले तो ये जानिए क्या कि ये एक मनोवैज्ञानिक क्या है, शाखा है, ठीक है ना। क्लियर? एक मनोवैज्ञानिक सोच है, ठीक। इसमें क्या चीजें हैं? इसमें तीन चीजें हैं। तत्व की बात कर लें यानी एलिमेंट्स की बात कर लें तो इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है हमारा कौन? एफेक्टिव यानी भावनात्मक तत्व, ठीक है ना। एक तत्व है क्या? हमारा कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक तत्व, ठीक है ना। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। और तीसरा तत्व जो हमारा है वो क्या है? भावनात्मक, ये व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक को हम लोग क्या कहते हैं? बिहेवियरल, ठीक है ना। बिहेवियर से आपके संबंधित है, ठीक। इसी को समटाइम्स वी आर कॉल्ड एज क्या? हम लोग फंक्शनल भी कहते हैं, क्रियात्मक भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक भी कहते हैं। अब जानिए कि क्या है, ठीक है ना। क्लियर? जैसे क्या है कि 1946 में थर्स्टन ने इसकी परिभाषा देते हुए कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता क्या कहलाई? मनोवृत्ति कहलाई, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में, ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज का मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, ठीक है ना। और उसके उस पक्ष के संदर्भ में कुछ नकारात्मकता होती है और कुछ सकारात्मकता होती है, ठीक है ना। उन्हीं दोनों के भाव की तीव्रता जो होती है, ठीक है ना, वही हमारी क्या है? मनोवृत्ति है। इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या लिया? ए मॉडल ले लिया। ए मॉडल का मतलब क्या? एफेक्टिव। एफेक्टिव का मतलब क्या? भावना, ठीक। दूसरे उस पे आ जाइए, 80 और इसके बाद मनोवृत्ति की परिभाषा एसीपी के रूप में अधिक व्यापक हो गई। ये सब इतिहास है, इस सबको लिखना नहीं है, तो बस समझ रहे हैं, ठीक। अब किसी विषय के प्रति सकारात्मकता, नकारात्मकता या उभयात्मक, उभयात्मक का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना। क्लियर? मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, ठीक। रुझान और उनमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या? व्यावहारिक, ठीक है ना। क्लियर? प्रेरणा का उपस्थित होना। सरल शब्दों में इस परिभाषा को कुछ खंडों में बांटकर समझा जा सकता है। मतलब कहने का यही है कि कोई भी अभिवृत्ति होगी या मनोवृत्ति होगी वो हमारी तीन चीजों पर आधारित होगी, ठीक है ना। पहला हमारे ज्ञान पर। ज्ञान को हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉग्निटिव कह रहे हैं। दैट वन इज रिलेटेड टू नॉलेज,
जो आपके सामने किसी का तथ्य रखा गया। जैसे एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एटीट्यूड एक मनोवैज्ञानिक क्या है, भाव, ठीक है ना। जैसे हमारा एटीट्यूड, ठीक है ना, हमारा एटीट्यूड किसी समाज के प्रति कैसा होगा पहले डिसाइड करेगा जो नॉलेज उस समाज के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब वो नॉलेज कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो सकता है, चाहे वो नकारात्मक हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ये समाज के सामने किसी समाज के लिए ये सुन लिया कि इस समाज में लोग जो है ठीक जानवरों को मार कर खा जाते हैं, ठीक है ना, जानवरों को मार कर खा जाते हैं। उस समाज के लिए कॉग्निटिव वे में जो हमारा एक एटीट्यूड बना, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य तैयार हुआ, वो क्या हुआ, निगेटिव हुआ कि नहीं। अगर हमारा ये सेंस है कि किसी जानवर को मार के खाना निगेटिविटी है, ठीक है ना, तो हमारा सेंस उसके लिए क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। अगर ऐसा सेंस है कि वो क्या करता है कि वो गौ रक्षण करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, सभी जानवरों का क्या करता है, सुरक्षा करता है, तो एक मनोवैज्ञानिक पक्ष उस ज्ञान के आधार पर क्या बना कि वो सकारात्मक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मतलब ये ज्ञान आधारित हो गया, भाव के आधार पर इसी तरह से, और इसी के आधार पर व्यवहार के आधार पर जो हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्य तैयार हो रहे हैं वही हमारा क्या हो जाता है, एटीट्यूड हो जाता है। उस समाज के प्रति एटीट्यूड बनता चला जाता है। तो एटीट्यूड का मतलब ये है कि ये एक दिन में एटीट्यूड नहीं तैयार होता है, धीरे धीरे विकसित हो गए, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार तैयार हो गया तो बदल नहीं सकता है, ये बदल भी सकता है, ठीक है ना, क्लियर। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। अभिवृत्ति किसी भी विषय के प्रति हो सकता है, कोई भी विषय है, एटीट्यूड हमारा बन सकता है उसके प्रति, ठीक है ना। यहाँ विषय का अर्थ है मनोवैज्ञानिक विषय, ऐसा कुछ भी जिसके बारे में सोचा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में, ठीक है ना, काल के बारे में, विचार के बारे में, धर्म के बारे में अपना मनोवैज्ञानिक एटीट्यूड लगा सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने ऐसा सोच लिया, सुनना ही दे दिया, कुछ दिनों पहले की बात है कि रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा एक एटीट्यूड जो उसके लिए बना वो कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। अगर हम नॉलेज के आधार पर कर रहे हैं, अन्य चीज़ों के उस पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये एटीट्यूड तैयार हो जाता है किसके आधार पर, नॉलेज के आधार पर। उसी तरह भाव के आधार पर, और उसी तरह किसके आधार पर, व्यवहार के आधार पर, ठीक है ना, क्लियर। एटीट्यूड हमारा बदलता रहता है। अब आगे दिया हुआ है, तो वही कहा है कि कोई व्यक्ति, देश, काल, स्थान, विचार, धर्म, उत्सव आदि से हमारा एटीट्यूड क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है ना। आगे आइए। अभिवृत्ति एक ऐसा रुझान है जो विषय के प्रति प्रायः सकारात्मक या नकारात्मक होता है। कोई भी विषय है, चाहे वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक। किसी विषय के को पसंद करना सकारात्मक रुझान है और नापसंद करना नकारात्मक हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सकारात्मक नकारात्मक रुझान एक साथ हो, यानी उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, ठीक है। आगे दिया हुआ है, जैसे मधुमेह के रोगी को मिठाई देकर ललचाना, ठीक है ना, और बचना भी। मतलब यहाँ क्या है, ललचाना और बचना भी, ऐसी अभिवृत्ति कैसी हो गई, उभयनिष्ठ हो। मतलब सकारात्मक भी आ रहा है और नकारात्मक भी आ रहा है। ललचाना क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, और बचाव क्या हो गया, सकारात्मक हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। गए आप, कहे यार शुगर के पेशेंट हम हैं, खा लें,
खा लेंगे तो फिर परेशान रहेंगे, ना खाएं। तो मतलब एक साथ दोनों एटीट्यूड उसके लिए आ रहा है। किसके लिए? मिठाई के लिए आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज हुई है। तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य तैयार हुआ, ठीक है ना। आगे आते हैं। अभिवृत्ति में 3 पक्षों की अनिवार्य उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 तथ्य। पहले कौन? सबसे पहले विषय के प्रति कुछ जानकारियां होनी चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए। जानकारी का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, ठीक है ना। मतलब हमको सज्ञानता होनी चाहिए, कॉग्निटिव होना चाहिए। तो चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य, इसे संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे, कॉग्निटिव पहलू कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर? दूसरा ये, पुनः केवल जानकारी मात्र से अभिवृत्ति नहीं बनती है। भाई जानकारी से ही केवल क्या अभिवृत्ति बन जाएगी? एटीट्यूड बन जाएगा? नहीं। उस विषय के प्रति समर्थन या विरोध की भावना भी होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी चीज का, जैसे इस क्लास की बात कर लें, इस क्लास में हमको रुकना है, हमको चले जाना है। समर्थन की भाव का भाव या विरोध का भाव, ठीक है ना, दोनों आना है, ठीक है ना। तो मतलब उसके प्रति समर्थन और विरोध की भावना दोनों, ये कैसा हो गया? भावनात्मक हो गया, ठीक है ना, इफेक्टिव हो गया, ठीक है ना। क्लियर? और तीसरा हमारा क्या है? पक्ष कि उस विषय के प्रति अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार करने की प्रेरणा होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या कि व्यवहार, व्यवहारिक, फंक्शनल यानी क्रियात्मक, ठीक है ना। क्लियर? तो मतलब बिहेवियर से रिलेटेड। तो मतलब हमारे 3 हो गए। एक ए हो गया, ए का मतलब इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब भाव, भावनात्मक, ठीक। बी का मतलब बिहेवियर से, मतलब बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार से, यानी फंक्शनल यानी क्रियात्मक से। और सी यानी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या? संज्ञानात्मक या ज्ञान आधारित, यानी जानकारी आधारित। किसी के बारे में जानकारी आपको दी जाए तो आपके व्यूज बदलते हैं, एटीट्यूड बदलते हैं उसके प्रति, ठीक है ना। यही एटीट्यूड होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। भाव के बारे में बताया जाए तो मतलब वहाँ पॉजिटिव भाव भी आएगा, निगेटिव भाव भी आएगा, ठीक है ना। और रही बात क्या? व्यवहार की, तो पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, इन सब को मिला करके जा करके हमारा तैयार होता है क्या? एटीट्यूड, ठीक है ना, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, ठीक है ना। क्लियर? यही ओवरऑल इसका कंसेप्ट है। अब देखिए क्या दिया हुआ है? मनोवृत्ति। किसी भी विषय के संदर्भ में मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड या आ सकता है अभिवृत्ति। मूल्यांकन परक विशेषता है ये कैसी विशेषता है? मूल्यांकन परक। हम लोग मूल्यांकन करते हैं, इज इट सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है ना। क्लियर? या तो सकारात्मक है या तो नकारात्मक है, उभयनिष्ठ भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन मेनली हम लोग किस में लेते हैं? सकारात्मक या नकारात्मक, ठीक। अब ये दिया हुआ है प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक, नकारात्मक। और किसके लिए? सामाजिक परिवेश एवं व्यक्तिगत अनुभव भी होना चाहिए। चलिए, तो ये मनोवृत्ति के बारे में हो गया। अब दिया हुआ है, आगे जानिए। दिया है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना के संदर्भ में हमारा सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार क्या कहलाता है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इस वजह से हम लोग मनोवृत्ति कह देते हैं, ठीक। इसमें उस विषय के प्रति हमारी सोच, पसंद, नापसंद, क्रिया, व्यवहार। सोच कब बदलेगी भाई? जब जानकारी मिलेगी। पसंद नापसंद भाव से आएंगे। और तीसरा क्या है? क्रिया और व्यवहार, बिहेवियर, ठीक है ना, जिससे यह सीखी हुई योग्यता बन जाती है। अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक एवं तटस्थ हो सकते हैं। पसंद का विषय या मुद्दा मिलने पर प्रसन्नता का अनुभव होना, नापसंद होने पर दुख का अनुभव होना। इस पसंद नापसंद के अनुरूप ही व्यक्ति का व्यवहार या क्रिया होती है, ठीक है ना। अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है
यानी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ठीक, किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है, ठीक है ना, जिसे एक मूल्यांकन परक विशेषता, यानी यहाँ दो चीज आप लिख सकते हैं, क्या मनोवैज्ञानिक संबंध है और ये एक मूल्यांकन परक क्या है, विशेषता है, ठीक है ना, क्लियर। यह व्यक्ति के सामाजिक परिवेश और व्यक्तिगत अनुभव पर से निर्धारित होती है, ठीक है ना, सरलता से परिवर्तित नहीं होती है। हमने क्या बताया था कि ये बदल सकती है, अभिव्यक्ति यानी किसी के लिए किसी का एटीट्यूड बदल सकता है, लेकिन इतने आसानी से नहीं जाता है, ठीक है ना, सरलता से परिवर्तित नहीं होती है और विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए यह प्रेरक का कार्य भी करती है, ठीक है ना, क्लियर। अभिवृद्धि चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसमें तीव्रता का गुण विद्यमान होता है। इस आधार पर अभिवृद्धि हमारी भावनाओं, विश्वासों और आग्रहों का समुच्चय बन जाती है, जो किसी व्यक्ति के वस्तु, विचारधारा, घटना आदि को लेकर हमारे भीतर होती है। इसलिए अभिवृद्धि जन्मजात होने के बजाय क्या है, ये एक सीखी हुई योग्यता है। भाई ये जन्मजात नहीं आ रहा है। आप एक चीज बताओ, हमें किसी के लिए कैसा एटीट्यूड रखना है, ठीक, क्या हम जन्म से ही जान रहे हैं? जब तक हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिली, इसका मतलब क्या हुआ, कॉग्निटिव सेंस आया, ठीक है ना, भाव देखा, उसका व्यवहार देखा, तब जा करके हमें उसके बारे में एक एटीट्यूड तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। ये सब रहेगा ही नहीं तो हम तैयार कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्या ये जन्मजात हो सकती है? नहीं, ये जन्मजात नहीं है, ये एक सीखी हुई योग्यता है। जैसे जानकारी मिलेगी, जैसे भाव दिखेंगे, जैसे व्यवहार दिखेगा, उसी हिसाब से हमारा एटीट्यूड भी क्या होगा, बिल्डअप होगा, ठीक। आगे आते हैं तो मनोवृत्ति के घटक कौन कौन से हैं? देखिए 3 घटक हैं। एक है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, एक है मनोवृत्ति कौन, भावनात्मक यानी एफेक्टिव, और एक है हमारा क्या, यानी आप उसे इमोशनल भी कह सकते हैं, भावनात्मक को क्या कह सकते हैं, इमोशनल भी कह सकते हैं, और क्रियात्मक यानी फंक्शनल, या हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, व्यवहारात्मक, ठीक है ना, बिहेवियर आ रहा है, ठीक। अब आइए, अभिवृत्ति का निर्माण एक लंबी आनुभाविक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें ज्ञान यानी कॉग्निटिव, भावना इमोशनल और क्रिया, ठीक है ना, ये यानी व्यवहार, तीनों पक्ष सम्मिलित हैं। केवल किसी विषय की जानकारी मात्र से अभिवृत्ति नहीं बनती है, जब तक कि उसका आप पे विश्वास हो। विश्वास और ज्ञान के बाद जब व्यवहार में अभिव्यक्त होने लगती है, तब जाकर वह अभिवृत्ति कहलाती है, ठीक है ना, क्लियर। इसलिए अभिवृत्ति के निर्माण में विभिन्न पक्षों यानी कॉग्निटिव, इमोशनल और फंक्शनल का अलग अलग स्पष्टीकरण करने के बाद सम्मिलित रूप से लिखना आवश्यक है। तो अभिवृत्ति सीखी हुई योग्यता है, ये आप जान गए, जन्मजात नहीं है, जिसमें 3 प्रमुख घटक वही बार बार लिखकर आपको दे रहा है, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं कि आगे इसमें क्या कहा है। कहा है उदाहरण स्वरूप हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है ना। इस नैतिक सिद्धांत की जानकारी अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष है, यानी ज्ञान आधारित है कि भैया सत्य बोलने से अच्छा होगा, तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड तैयार हो गया, किसके लिए, सत्य के लिए, ठीक है, क्लियर। इस सिद्धांत पर विश्वास करना अभिवृत्ति का भावनात्मक पक्ष है। मतलब अगर हमें सत्य पर विश्वास हो जाए, यानी कुछ हम ऐसा देख लिए जिस पे क्या हो गया, विश्वास हो गया, तो हमारा कौन सा पक्ष मजबूत हो जाएगा, भावनात्मक, ठीक है ना। और फिर कहा है इसके साथ व्यवहार में सत्य का पालन, ये क्या हो गया, क्रियात्मक। सत्य का पालन ये क्या हो गया, क्रियात्मक हो गया। मतलब 3 चीजें आ गई, ठीक है ना। पहले क्या है कि सत्य बोलना चाहिए, ये संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, ठीक है ना। ज्ञान है भाई, हमने सुन रखा है कि सत्य एक नैतिक मूल्य है, हमें बोलना भी चाहिए, तो ये ज्ञान आधारित। दूसरा क्या, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं,
तो ये भावनात्मक पक्ष है। और अगर उसका पालन करना शुरू कर दिया तो ये व्यवहार में ले आ दिए, तो ये हमारा क्रियात्मक पक्ष हो गया। ठीक, तीनों घटक अभिवृत्ति में यदि एक साथ होंगे तो वह अभिवृत्ति अधिक मजबूत होगी। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आइए, मनोवृत्त में तीनों तत्वों के आपसी संबंध, वही सब चीज कहा है। ठीक है ना, आगे आ जाइए। आमतौर पे संज्ञानात्मक व भावनात्मक तत्वों की संगति बनी रहती है, जबकि व्यवहार की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे किसी के बारे में जानकारी होने पर भी उसकी प्रशंसा न करना। ठीक है ना, हमें जानकारी है किसी की, ठीक है ना, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, ये विरल स्थितियों में भी स्पष्ट यह भी हो सकता है कि संज्ञानात्मक भावनात्मक घटकों के मध्य संगति न हो। जैसे किसी के बारे में पता हो कि वह बुरा है, किंतु उसके बारे में नकारात्मक भाव पैदा न हो। जाहिर सी बात है, पता है ये हमें कि वो, जैसे आप एक्टर उक्टर के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कोई आपका फेवरेट एक्टर, पता है कि वो बुरा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप उसके लिए नकारात्मक क्या नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। ठीक। इसी प्रकार किसी के प्रति इस प्रकार भावुक होना कि उसके प्रति जानकारियां प्रभावित न कर पाती, ठीक है ना। अगला है, यह भी हो सकता है कि तीनों पक्ष अपने भीतर सुसंगत ना हो, ठीक है ना। तो इसमें ओवरऑल ये सब दिखाया है। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट आते हैं, तो आगे और समझ में आएगा जब हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। उदाहरण हम जितना देखेंगे उतना ही समझ में आएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है मनोवृत्ति की विशेषताएं, ठीक है ना। ये आता है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो आप संज्ञानात्मक, ठीक है ना, भावात्मक और व्यवहारात्मक को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, विशेषताएं। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। दिया है, मनोवृत्ति सामान्यतः सीखी जाती है। क्या है, सीखी जाती है, ठीक है ना, मतलब जन्मजात ये नहीं है। दूसरा, अस्थाई होती है लेकिन बदलाव संभव है, ठीक है ना। अस्थाई होते हुए भी हमने क्या कहा, बदलाव है। अगर लगातार किसी के लिए, जैसे आप सकारात्मक हो और लगातार किसी के लिए नकारात्मक भाव दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप मुमकिन है कि कुछ समय बाद उसके लिए क्या हो जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है कि हम अस्थाई थे लेकिन यहाँ बदलाव भी क्या है, संभव है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, किंतु कठिन होता है। आगे आइए, मनोवृत्ति व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारा एटीट्यूड है वो सामाजिक व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करेगा, ठीक है ना। आगे दिया है, मनोवृत्ति तीन घटकों जैसे भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक से बनती है। इसमें अभिप्रेरणात्मक गुण होता है। मनोवृत्ति पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव जैविक कारकों से अधिक होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब मनोवृत्ति और मूल्य दोनों सीखे जाते हैं, ठीक है ना। पहले समानताएं देख लीजिए कि कौन कौन सी समानताएं हैं और फिर विषमताएं हैं। ये एग्जाम के प्रश्न पूछे जाते हैं, जब प्रश्न हम दिखाएंगे आपको तो ये सब आते हैं कि अभिवृत्ति तथा मूल्य में क्या अंतर है, ठीक है ना। अभिवृत्ति तथा व्यवहार में क्या अंतर है, अभिवृत्ति तथा विश्वास में क्या अंतर है, अभिवृत्ति तथा मत में क्या अंतर है, ठीक है ना, सारे आते हैं। फिर नैतिक अभिवृत्ति बताइए, राजनैतिक अभिवृत्ति बताइए, ठीक है ना, सांस्कृतिक अभिवृत्ति बताइए, सामाजिक अभिवृत्ति बताइए, ठीक। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी तक नैतिकता पढ़ रहे थे, अब अभिवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी जैसे मूल्य में और इनमें समानता क्या है, ये मनोवृत्ति एवं मूल्य दोनों क्या है, सीखे जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, प्रायः क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। भाई सत्य को आप बदल सकते हैं, नहीं बदलेंगे। जो सत्य का मूल्य है, ठीक है ना, वो बदल नहीं सकता है, बहुत जल्दी नहीं बदल सकता है, ठीक। व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमता होती है,
ठीक है ना। व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमता, आपके एटीट्यूड से आप दूसरे के व्यवहार को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं। अंतर व संबंध। मनोवृत्ति हमेशा किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति होती है, यानी इसका साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट होता है, और इसमें क्या है, सामान्य और व्यापक होते हैं। भाई ये जनरल होंगे और क्या होंगे, ब्रॉड होंगे मूल्य, ठीक है ना। अमूर्त होने के कारण मूल्यों का संबंध किसी विशेष वस्तु से नहीं होता। भाई हमको मूल्य अमूर्त है, अमूर्त का मतलब हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या, कि मतलब अमूर्त, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है ना, सुन नहीं सकते हैं, ये अमूर्त हो गए। ये क्या हो गए, अमूर्त हो गए। हम केवल इनको समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मूल्य का संबंध किसी विशेष वस्तु से नहीं होता है। भाई सत्य है, सत्य को आप क्या देख सकते हो, सुन सकते हो, केवल हम समझ ही तो सकते हैं कि ये चीज़ सत्य है, ठीक, सुन सकते हैं, हाँ सत्य सुन सकते हैं, ठीक, सत्य है वो, मतलब इंटेंजिबल में सब आ जाते हैं, उस गुण से नहीं जो हमारे मतलब इंद्रियों द्वारा, इस वजह से इंटेंजिबल, उस सेंस में नहीं लीजिए, सेंस दूसरा है, ठीक है ना। जो टेंजिबल अमूर्त कहा गया है, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये वाली चीज। हाँ आगे आइए। मनोवृत्ति प्रायः मूल्यों से उत्पन्न होती है। क्या होती है, मनोवृत्ति प्रायः मूल्यों से उत्पन्न होती है। जैसे अहिंसा के मूल्य वाला व्यक्ति जीवों को बचाने वाली संस्थाओं के प्रति सकारात्मक, भाई हमारा जो कहा है क्या, मनोवृत्ति मूल्य से उत्पन्न हो रही है। अब आइए, यहाँ दो तरह के मूल्य हैं, एक सकारात्मक मूल्य है, एक नकारात्मक मूल्य। और कहा है मनोवृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड बदलेगा। बदलेगा कैसे बदलेगा, पहला एक है व्यक्ति को बचाने वाली संस्था है, तो उसके लिए सकारात्मक एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा। और एक है बलि चढ़ाने वाली संस्था है, तो हमारे लिए कैसा एटीट्यूड आएगा, निगेटिव आएगा, नकारात्मक आ जाएगा। मूल्यों में परिवर्तन होने से मनोवृत्ति भी बदल जाती है, ठीक है ना। जैसे सांप्रदायिक भावना से युक्त दूसरे व्यक्ति दूसरे समुदायों के प्रति नकारात्मक रवैया रखेगा। अगर व्यक्ति सांप्रदायिक है तो जिस संप्रदाय से है उस संप्रदाय के प्रति सम्मान, बाकी के प्रति क्या होगा, नकारात्मक होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर व्यक्ति क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, तो आदमी अन्य समुदायों के प्रति भी अच्छा एटीट्यूड रखेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, ठीक है ना। अब विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि मनोवृत्ति मूल्यों को परिवर्तित करे। जैसे ईमानदार हमेशा भ्रष्टाचार के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखे, ठीक है ना। है कहा है ईमानदार हमेशा भ्रष्टाचार के प्रति क्या रखे, नकारात्मक रखे, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेवा के दौरान अन्य और आर्थिक और अन्य दबावों के कारण, ठीक है ना, भ्रष्ट हरकतों में वो क्या हो जाए, शामिल हो जाए। भाई आपके आसपास का माहौल क्रिएट कर दिया गया, हमने कहा कि हमारा एटीट्यूड बदलेगा नहीं, ये अस्थायी है, अस्थायी है, बदल नहीं सकता, लेकिन हमने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया, आपको भ्रष्टों के बीच में डाल दिया, कार्यशैली ही पूरी भ्रष्ट है, ठीक। और उससे मिलने वाले लाभों के कारण भ्रष्टाचार के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक हो जाएगी कि नहीं, ठीक। भाई उसको अच्छा लगने लगा, ठीक, तो भ्रष्टाचार तो लंबे समय तक ऐसा रहने से उसकी ईमानदारी का मूल्य क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब उदाहरण आप डाल सकते हैं। फिर दिया है कभी कभी मनोवृत्ति या व्यवहार मूल्यों से निर्धारित होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी मूल्य के कारण उसका व्यवहार मनोवृत्ति असंगत होगी। जैसे एक व्यक्ति दूसरे से घृणा करता है, किंतु क का मूल्य है कि संकट के समय दूसरे की सहायता करता है। ख के खिलाफ जांच होने पर अपने मूल्यों के कारण गवाही नहीं देगा, ठीक है ना। इस प्रकार मनोवृत्ति का निर्धारण मूल्यों से भी होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब आपका ये ओवरऑल क्या है, मूल्य और
अभिवृत्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब हम लोग जो है कल देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, चलिए, ओके।